हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज के 18 दिसंबर 2020। इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं जो न्यूज़ सेक्शन और एक्सप्लेन पेज से देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट जो काफिल खान है उनके रिलीज से रिलेटेड है। ये हमारे काम का आर्टिकल नहीं है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से कहा है कि न्यू फार्म लॉज आप जो लेकर के आए हो तो उस पर कोई डिसीजन लेने से के लिए आप वेट कर सकते हो या समथिंग कुछ सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई इंटरवेंशन कर सकता है। तो ये तो केवल एक अपनी तरफ से एक प्रपोजल वे है, अभी आगे कुछ सब्सटेंशियल हुआ नहीं है, तो इसलिए आर्टिकल भी हमारे लिए काम का नहीं है। इसी तरीके से जो बिहार झारखंड में हमने देखा था कि एक स्कैम निकल के आ रहा है कि जो स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है बच्चों के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों के लिए, उनको ना मिलना स्कॉलरशिप टाइम पे, और बीच में एक पूरा जाल पकड़ में आया है। उसके बारे में रिपोर्ट है कि आगे क्या सीबीआई ने अभी तक क्या ट्रैकिंग की है। तो जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ अभी तक कुछ काम की चीज़ है नहीं, ठीक है। इधर आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स है, काम की चीज़ नहीं है। इधर पीएम केयर फंड के बारे में है कि किस तरीके से इतने रुपए आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं उन्होंने भी दिए हैं, तो ये भी इतना कुछ काम का लगा नहीं मुझे। हाँ, ये थोड़ा सा है जिसके बारे में ब्रीफिंग मैं यहीं पे कर देता हूँ कि ओपन टू आइडिया ऑफ एडिंग वैक्सीन ड्राइव इफ़ इलेक्शन कमीशन हेल्प इज सॉट, कि अगर वैक्सीन को डिलीवर करने में इलेक्शन कमीशन से डिमांड की जाती है डेटा की या कोई भी हेल्प की, कि जिससे कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है या इनॉकुलेशन का प्रोग्राम है वो प्रॉपर वे में इजीली, एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली एग्जीक्यूट किया जा सके, तो उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम है सुनील अरोरा, उन्होंने ये कहा है कि हम रेडी हैं, आप आराम से कोई भी डिमांड की ज़रूरत हो हम डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे। वैसे तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, आर्टिकल 324 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये एनविसाज किया हुआ है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। बाकी इनके पास में डेटा भी रहता है, ये ड्राइव भी कंडक्ट करते रहते हैं, मतलब एनुअली आप देखते हो जनवरी में हर बार इलेक्टोरल रोल जो है वो अपडेट होता रहता है, ठीक है। कि जिन लोगों की डेथ हो गई उनके नाम हटा दो, या फिर जो लोग नए बच्चे हैं जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो गई हो उनको ऐड ऑन करते हो, उनके पास में लेटेस्ट डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ काम की चीज़ थी नहीं। मेन चीज़ यही थी, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमसे अगर हेल्प मांगते हैं तो हम डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट पेज पे तो कुछ खास है नहीं। इसके अलावा अगर हम चलें सेकंड पेज पे, उसी का एक्सटेंशन मिलता है, तो यहाँ पर भी कुछ काम का है नहीं। थर्ड पेज पे अगर हम चलें तो ये राजस्थान स्पेसिफिक न्यूज़ है, अगर देखना चाहो तो देख लो कि सर्वे में ये बताया गया है कि किस तरीके से हंगर ज़्यादा परेशान कर रहा है राजस्थान के लोगों को लॉकडाउन के टाइम पे, और जॉब लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, उसी चीज़ के बारे में बताया हुआ है। बाकी कुछ काम का नहीं है इस पेज पे। फिर ये जो पेज है, पेज नंबर 4, इस पर एक तो ये आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे कि 39 क्रू स्टॉक हो गए हैं 2 कार्गो शिप्स में चाइना में, ठीक है। वो क्या है, अभी देखोगे कि वो ये जो 2 शिप्स हैं ये चाइनीज़ पोर्ट्स की तरफ गए हुए थे, तो वहाँ पर कोविड-19 के चलते उनको रोका गया और इस वजह से वो अभी तक भी फ्री नहीं हो पा रहे हैं। वो बात ठीक है कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो कंटिन्यूसली कनेक्शन में है, कांटेक्ट में है कि कैसे भी करके परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर हम एक तो 2 पोर्ट्स का नाम देखेंगे, ठीक है। जिंगटैंग पोर्ट एक तो, और एक दूसरा पोर्ट आप यहाँ पे देखोगे काओफिदाइन पोर्ट। ये दोनों चाइनीज़ पोर्ट है। यहाँ पर हमारे 2 वेसल्स, ठीक है। एक तो है एमवी जग आनंद, ठीक है, वेसल का नाम है एमवी जग आनंद। एक है एमवी क्या नाम है, अनस्तासिया। ये दोनों के दोनों वहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा फैक्ट हो सकता है काम आ जाए। इसके अलावा इसी पेज पर जो एक अच्छी न्यूज़ है वो है असम में एक इलेक्ट्रिक फेंसेस का एक नया सेगमेंट आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो अपनी राइस की जो क्रॉपिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फेंसेस लगा करके रखते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी चोरी की हुई है। तो उससे क्या हुआ, एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, एक तरीके से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक्यूशन हो गया, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। ये आर्टिकल हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आगे अगर हम देखें तो पेज नंबर 8 पे आप देखोगे इसरो ने अभी CMS-01 सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो इसके बारे में ये ब्रीफिंग हम देखेंगे एक बार, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे कि श्रीलंका ने जो फिशरमैन, क्या होता है कि इंडिया की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है
उसको क्रॉस करके हमारे जो फिशरमैन है वो श्रीलंका की तरफ फिशिंग करते करते पहुंच जाते हैं। तो उनकी जोन में जैसे ही चले जाते हैं तो वहाँ की नेवी या फिर वहाँ की जो कोस्टल गार्ड हैं वो हमारे फिशरमैन को पकड़ लेते हैं। इसी तरीके से जो श्रीलंकन फिशरमैन है वो हमारे यहाँ जाते हैं तो उनको हम पकड़ लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं चलता रहता है इशू, उसी को लेकर के यहाँ पे ये पॉइंट है जिसमें रिलीज़ कराने के लिए हमारी कोई गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। तो इतना कुछ खास है नहीं इस पॉइंट में। बाकी ये वाला जो आर्टिकल है इसमें हम देख सकते हैं कि कोविड रिकवरी इंडिया में वर्ल्ड से भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगर वर्ल्ड में 100 जने अगर बीमार हो रहे हैं कोविड-19 की वजह से इन्फेक्शन आ रहा है तो उनमें से 70.27% की ही रिकवरी हो रही है, जबकि इंडिया में 95.31% है। यूएस, ब्राज़ील, रशिया, इटली, ये जो कंट्रीज़ हैं इन कंट्रीज़ में तो बहुत ही बुरा हाल है, इनमें रिकवरी रेट बहुत ही कम है, जबकि इंडिया में वर्ल्ड में हाईएस्ट है। आप देखो सबसे ज़्यादा रिकवरी इंडिया में हो रही है कोविड-19 के केसेस की अगर बात की जाए। ठीक है, तो इस पेज पे हम देखेंगे ये वाली इन्फॉर्मेशन। ओके, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट एक्सप्लेन्ड पेज, जिसमें ये तीनों आर्टिकल्स हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा इन दो के बारे में ब्रीफिंग लेंगे, जो मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि यूके में जो अभी जो सेकंड वेव जो देखी गई है, सेकंड थर्ड वेव जो कोरोना वायरस की, उसमें आप देखोगे म्यूटेशन हो चुका है। ये जो स्पाइक्स है ना कोरोना वायरस की, इनमें चेंजेस हो गया है। और म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि वायरस का जो वायरस क्या है, आरएनए बेस्ड एक स्ट्रेन हो सकता है। ठीक है, उसमें आरएनए में कुछ चेंजेज आ जाते हैं, कुछ वेरिएशन आ जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, जब वायरस खुद की कॉपीज़ तैयार करता है ना, तो कॉपीज़ तैयार करते टाइम पे जो सीक्वेंस होना चाहिए आरएनए का, उस सीक्वेंस में कोई चेंजेस आ जाते हैं और उस चेंजेस को ही हम कहते हैं म्यूटेशन। और वो चेंजेस आने की वजह बहुत सारी हो सकती है कि क्या टेम्परेचर है, किस तरीके का केमिकल कॉम्पोजिशन चल रहा है, ओके, और क्या अभी तक इम्यूनिटी आपकी बॉडी की कितनी काम कर रही है, वो सारी चीज़ें। तो इस वजह से वायरस ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया, अपने आप को चेंजेस कर लिए अपने, और चेंज मेनली है स्पाइक्स में। तो अब बात ये इसमें चल रही है कि जो वैक्सीन्स हैं क्या वो काम करेंगे कि नहीं। यहाँ पर एक एक्सपर्ट का इंटरव्यू भी है थोड़ा सा, तो उसमें उन्होंने बताया है कि स्पाइक्स में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है, जबकि वैक्सीन की जो टेस्टिंग होती है उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स पे अप्लाई किया जाता है। तो हल्का फुल्का म्यूटेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आरएनए ये जो वैक्सीन बनाया गया है वो वैक्सीन्स अपनी तरफ से इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मोटी चीज़ तो यही बताई गई है इसमें। दूसरा आप देखोगे जो कर्नाटका लैंड रिफॉर्म एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। इसमें थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी मेनली कांग्रेस, वो ये राइज कर रही है अपनी तरफ से कि जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले इंडिविजुअल्स हैं वो अगर खेती की ज़मीन को ख़रीद करके अपनी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे तो ये तो अपने आप में एक डेथ वारंट है फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोविजंस थे पहले से, 1961 का एक लॉ है कर्नाटका में, उसी में चेंजेस किए गए। तो वहाँ का स्टेट स्पेसिफिक है। तो अगर आप कर्नाटका के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे पीसीएस के लिए, तो आप इसमें देख सकते हो। बाकी इसमें कॉर्पोरेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए अमेंडमेंट किए गए हैं, जिसमें आप देखोगे कि जो ज़मीन है वो आप आराम से ख़रीद सकते हो। लैंड का जो गैप है पहले तो एक लिमिट तक हुआ करती है, कह दिया था कि जिसकी इनकम 25 लाख से कम है वो ख़रीद सकता है। तो इन चीज़ों को क्या एकदम बिल्कुल हटा दिया गया है। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं फार्मर्स को थोड़ा कंसर्न है। तो ये आर्टिकल आप एक बार देख सकते हो। बाकी स्टेट स्पेसिफिक डिटेल्स हैं, इतनी हमारे काम की है नहीं। बाकी ये जो बिटकॉइन वाला आर्टिकल है ये बहुत ही शानदार आर्टिकल है, पूरी डिटेल से हम जानेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड वाले पे चलें तो वर्ल्ड वाले में हम एक आर्टिकल ये देख सकते हैं कि चाइना जो है उसका एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है चंगई-5, ठीक है, वो अभी मून से लौट करके पहुंचा है, मंगोलिया के डेजर्ट में वहाँ पे लैंड हुआ है। तो चाइना ने ये कहा है कि भाई हमारे से हम रेडी हैं कि जो भी हमारे पास में सैंपल अभी अवेलेबल हैं लूनर का, मतलब लूनर सिस्टम का जो, या मून के जो सैंपल लाए गए हैं, रॉक्स लाई गई हैं, उनको शेयर करने के लिए वर्ल्ड के डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ में। क्योंकि आपको पता है कि यूएसए जो है वो अभी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन मोड में चल रहा है चारों तरफ से ही चाइना के। तो चाइना कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए अपनी तरफ से एक लिबरल स्टांस क्रिएट करना चाहता है कि मैं इतना ज़्यादा भी कंजर्वेटिव नहीं हूँ जितना यूएसए हमें पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसमें पॉइंट जो जानने वाला है वो ये कि चाइना अब वर्ल्ड में तीसरा कंट्री हो गया है जो कि लूनर सरफेस पे जाकर के लौटा है और कुछ सैंपल्स लेकर के आया है। तो पहला तो है देखो यूएसए,
जो कि 1960s में लेकर के आ गया था। दूसरा था उसी टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था तो यूएसएसआर 1970s के टाइम पे। और अब थर्ड है चाइना 1920 में, कि वहाँ पर लोनर सैंपल लेकर के कोई एक मिशन, स्पेस मिशन फिर से लौट करके आ गया चाइनीज़ लैंड पे। ठीक है, तो एक आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट था जो यहीं पे हमने डिस्कस किया। फिर इकोनॉमी पेज पे अगर हम चलें तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल आज इंपॉर्टेंट नहीं आया है जिसको हम डिस्कस करें जिनके बारे में हमें पता ना हो। देखो इसमें है यूएसए ने इंडिया को करेंसी वॉच लिस्ट में डाला है, तो हमें पता है कि अभी लगातार इंडिया के ऊपर एक ब्लेम लगाया जा रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि इंडिया जो है वो अपनी करेंसी मैनिपुलेट करता है, डिवैल्यूएट करता है और ख़ुद को एडवांटेज वाले सेगमेंट में रखता है। क्योंकि अभी तक लगातार यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसमें इंडिया की तरफ सरप्लस है। तो इस बात को लेकर के इंडिया को कहीं ना कहीं चेक करने के लिए, इसके अलावा आप देखोगे ये आर्टिकल भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। हाँ, ये वाला जो पॉइंट है कि गूगल पर भी अब मतलब गूगल पर भी ब्लेम लगने लग गए हैं कि भाई ये भी मैनिपुलेशन करता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बहुत से आर्टिकल, बहुत बातें कर चुके हैं कि फेसबुक, गूगल, इनको टैकल करने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है जैसे यूरोपियन यूनियन एक तो स्पेसिफिकली बात करें, और अब यूएस से जिसने फेसबुक पर पहले एक सूट दायर किया था अपने यहाँ पर कोर्ट जुडिशरी में कि ये मैनिपुलेटिव मैनर में कंपटीशन को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए कोशिश करते हैं। और अब गूगल पे एक तरीके से ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि गूगल जो है अपने खुद के जो एड्स हैं उनमें एक प्रॉपर वे में जो बैलेंस्ड काम करना चाहिए वो नहीं करता गूगल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये भी काम का आर्टिकल नहीं है। इधर देखेंगे हम तो ये भी बिल्कुल काम का नहीं है। इस इकोनॉमी पेज पे आज कुछ भी इतना ढंग का नहीं आया है। बाकी चलिए देखते हैं जो 2-3 आर्टिकल है वो डिटेल में देखते हैं हम। फर्स्ट आर्टिकल है असम इलेक्ट्रिक फेंसेस टेक टॉल प्रेग्नेंट एलिफेंट लेटेस्ट कैजुअलिटी। इसमें क्या इलेक्ट्रिक फेंसेस लगा दी जाती है, ये जो वायर होते हैं ना कांटे वाले तार, इनमें इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो करवा दोगे तो जैसे ही कोई एनिमल आकर इससे टच होगा तो उससे क्या होगा, इसको शॉक लगेगा या तो वो दूर हो जाएगा। बट क्या होता है कि कई बार अटक जाते हैं एनिमल्स। ठीक है, जैसे हाथी है तो बहुत हैवी होता है तो उस वजह से फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसमें हम देखें तो जो मनस नेशनल पार्क है उसके आसपास में एक कैजुअलिटी देखी जा रही है और इसको हम क्या बोलते हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इसका ये बड़ा एग्जाम्पल अभी सामने निकल करके आया है। अगर 2009 से लेकर के 2020 तक का हम देखें असम में तो लगभग 113 एलिफेंट्स की डेथ्स हो चुकी हैं इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से, शॉक लगने की वजह से। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा डेटा है जो हमें देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखोगे सबसे मेन बात क्या निकल के आ रही है जब एक्सपर्ट से बातचीत की जा रही है इस आर्टिकल में जो पूरी रिपोर्ट बताई हुई है कि ये डेलिबरेटली किया जाता है, बहुत सोच समझ के। क्योंकि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनका ये कहना है कि हम हमारे खेतों में पैडी की कल्टीवेशन करते हैं और ये जो एलिफेंट्स हैं ये हमारे यहाँ आते हैं और इसकी पूरी क्रॉपिंग को हमारे ख़राब कर देते हैं। बट गवर्नमेंट जो है इसके लिए कोई कॉम्पनसेशन देने के लिए रेडी नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि गवर्नमेंट अगर कंपनसेट नहीं कर रही है तो चलो ठीक है, हम ही हमारी तरफ से फेंसिंग कर देंगे और फेंसिंग में फिर जो गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी है उससे चोरी कर लेते हैं और उससे फिर बाद में उनको लाइव वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही फिर इसके बाद में इनका जो एनकाउंटर होता है एलिफेंट्स का उन वायर्स से, तो फिर बाद में वो वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है कि किस तरीके से कॉम्पनसेशन ना मिलने की वजह से वाइल्ड लाइफ को आप थ्रेट पहुंचा रहे हो, वाइल्ड लाइफ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल रहे हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको हमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, इसमें आप देखोगे औरंग नेशनल पार्क वाला रीजन है वहाँ पर भी, तो ये दोनों आप ध्यान रखना, औरंग भी हो गया और एक हमने अभी देखा, एक सेकेंड, मनस नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों कहाँ आ गए, असम में, ये ध्यान रखना। तो दोनों रीजन्स में ही ये चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो फार्मर्स हैं ये अपनी तरफ से और भी बहुत सारे काम करते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें ये खुद से फेंसिंग लगाना या फिर जो एलिफेंट्स हैं या फिर जो भी एनिमल्स हैं, ऐसा नहीं कि केवल एलिफेंट्स के साथ ही ऐसा होता है, जो वाइल्ड बोर्ड्स होते हैं, एलिफेंट पिग्स, इनके साथ में भी प्रॉब्लम होती रहती है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये जो चीज़ है ना ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, इसको हमें रोकना चाहिए। दूसरा, ये अपनी तरफ से इनको रोकने के लिए मोबाइल एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड भी डिप्लॉय करके रखा है यहाँ पर। यहाँ पर देखोगे पंप एक्शन गन
जो एक तरीके से पानी चलाने वाली जोर से जिससे प्रेशर बने तो हाथियों को दूर भगा सके। रबर बुलेट का यूज़ भी किया जाता है। बट इनके अलावा ज़्यादा रिलायंस किस पे दिखाया जा रहा है, जो ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं इन पे, तो इनको भी कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत, तो कुछ ना कुछ और ऑल्टरनेटिव निकालने चाहिए। और रही सही में आप देख सकते हो जो एलिफेंट का जो खुद का हैबिटाट है उसमें इंक्रोचमेंट ज़्यादा कर रहा है ह्यूमन बीइंग, तो इसकी वजह से भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और वैसे हमने एक देखा था लास्ट शायद इसी साल में 2020 का ही एक आर्टिकल था जिसमें केरला में एक हाथिनी को मतलब पाइनएप्पल में बॉम्ब खिला दिया था, फिर उसका पेट में वो फट गया था बॉम्ब, तो वो कितने बुरे तरीके से उसकी डेथ हुई थी। तो वो भी अपने आप में एक बड़ा एक आर्टिकल था, इस पे देखना आप ज़रूर से, एडिटोरियल भी आ जाएगा 1-2 दिन में, तो वहाँ पर वो डिटेल में हम देखेंगे इस चीज़ को। बाकी नेक्स्ट आर्टिकल है शुड यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, बिटकॉइन में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्ट तो क्या करें, पर हमें तो अभी इसको समझना है। प्रणव मुकुल और संदीप सिंह इन दोनों ने मिलकर ये आर्टिकल लिखा है। अभी बताया जा रहा है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है, रेट है, वो अब $20,000 का मार्क भी क्रॉस कर चुकी है। आप देखोगे इसकी टैली जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। $23,000 का भी एक लेवल है वो भी क्रॉस हो गया है। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि ये इस तरीके से प्राइस राइज होना, ठीक है, क्या ये लेजिटिमाइज करता है क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की वर्चुअल करेंसी होती है, ठीक है, जैसे कि आपके मतलब जो इंटरनेट बैंकिंग आप यूज़ करते होंगे या तो केवल फ़ोन पे या डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू ट्रांजैक्शन होते हैं, आपके सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में कुछ ना कुछ बैकिंग रहती है कि हाँ उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे में, आप हार्ड करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसको एक रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है, रेगुलेटर होता है, जैसे कि आरबीआई, जो कि गारंटी देता है कि हाँ जी ये कागज़ का टुकड़ा या फिर जहाँ पर भी आपके पास में एक लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस तरीके का साइन लिख के और कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 10 रुपये हम उसको कंसिडर करेंगे। तो वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। बिटकॉइन जो है वो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में काम करता है। अब बात आ जाती है कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। देखो शुरुआत तो ये है कि बिटकॉइन को बनाने वाले बंदे के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, बट एक कह सकते हैं कि एक हिडन आइडेंटिटी है जिस बंदे का नाम माना जाता है क्या, सातोशी नाकामोतो। तो इनका माना जाता है कि इन्होंने ये कॉन्सेप्चुअलाइज किया था जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। नाकामोतो ने एक वाइट पेपर भी पब्लिश किया था जिसमें पीयर टू पीयर, मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के बीच में सीधा ट्रांजैक्शन, नो मीडिएटर, कोई आरबीआई जैसा कोई रेगुलेटर नहीं होगा, सीधा 1-to-1 डील होगी जिसमें ऑनलाइन पेमेंट लिए जाएंगे, पैसे का ट्रांजैक्शन होगा बिना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इन्वॉल्व हुए। तो ये जो चीज़ है ना, ये अपने आप में बड़ी काम की है। और आप देखोगे इस बिटकॉइन को ऑन किसने किया था शुरू में, नाकामोतो ने खुद ने। ये एक अपने आप कह सकते हो फेक आईडी है, रियलिटी में किसी को पता नहीं है कि कौन है ये बंदा, कौन इंडिविजुअल है, ठीक है। तो बिटकॉइन के यूजर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो मोबाइल ऐप देख लो या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम इसको हम कह सकते हैं, जहाँ पर एक वॉलेट होता है जिसमें बिटकॉइंस होते हैं, जिसमें रिसीव और सेंड किए जा सकते हैं पैसों को, जैसे आप नॉर्मली करते हो। बट अभी तो हमारे तो क्या होता है, आरबीआई यहाँ पर रेगुलेटर का काम करता है, बट यहाँ पर कोई आरबीआई जैसा कुछ नहीं है। अब बात आती है बिटकॉइन जनरली आइडेंटिफाई कैसे होता है। देखो इसका एड्रेस होता है जो कि 26 से 35 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकते हैं, जिसकी शुरुआत या तो 1 से होती है या फिर 3 से होती है। अब आप देखोगे इसमें जो एड्रेस है ना वो एनोनिमस रहता है, पता नहीं रहता एक दूसरे को, बस केवल जो 2 इंडिविजुअल के बीच में ट्रांजैक्शन हो गया ना उनके सामने एक लिस्ट खुलती है और उस लिस्ट में जो भी ट्रांजैक्शन उन्होंने किए हैं किसी के भी साथ में, उन ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल होती है। और जैसे मान लो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ तो इसकी लिस्ट में भी दिखाई देगा तो इसकी लिस्ट में भी दिखाई देगा, बट ये नहीं पता है कि ये इंडिविजुअल ये ही है। केवल आइडेंटिटी आपकी बनेगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर XYZ, यहाँ पर ABZ, ये अभिषेक है फॉर एग्जाम्पल, ये अजीत है। इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ बट इनको ना तो इस अजीत को ना तो ये पता है कि अभिषेक है, ना अभिषेक को पता है कि ये अजीत है, दोनों की ऐसे आइडेंटिटी तो है नहीं, बट यहाँ पर XYZ लिखा हुआ तो इसके लिए आ जाएगा और ABZ इसके लिए लिखा हुआ आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आ गया ABC, सॉरी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आइडेंटिटी हिडन होती है, ठीक है, इसकी क्लैरिटी किसी को नहीं होती। तो यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश की गई थी बिटकॉइन को कि भाई अब जो फिएट मनी यूज़ होती है, फिएट मनी का मतलब कि जिनकी फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा हो, जैसे 100 का नोट,
ठीक है, हमारी जो करेंसी है। इनकी जो नोट की वैल्यू अगर आप देखोगे तो उसकी इंट्रिंसिक खुद की वैल्यू तो बहुत ही कम है, बट उस पर प्रिंट रेट ₹100 लिखा हुआ है, इसलिए उसको हम ₹100 के इक्विवेलेंट चलाते हैं और कोई भी गुड या सर्विस हम परचेज कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं फिएट करेंसी। तो फिएट मनी को कहीं ना कहीं रिप्लेस करने के लिए बिटकॉइन का आइडिया दिया गया था। ठीक है, इसमें आप देखोगे बिटकॉइन ने एक मोमेंटम भी लिया था जब स्टार्ट हुआ था, बट उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए थे कि स्टॉक एक्सचेंज पे इनको रजिस्टर करवा देंगे, फिर उसके बाद में काम करना शुरू कर देंगे। बट एक्चुअली होता क्या है इसमें कि बिटकॉइन जो होता है ना, उसको आप परचेज कर सकते हो या फिर उसकी माइनिंग कर सकते हो। ठीक है, अब परचेज करने के लिए भी आपको यूरो या फिर पाउंड या फिर कोई आपकी करेंसी फॉर एग्जांपल रुपए हैं तो उनमें आपको उसको पे करना होता है। बट आपकी यहाँ पर जो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि अगर बीच में कोई एक्सचेंज अगर इन्वॉल्व हो जाएगा कि भाई कौन गारंटी देगा कि बिटकॉइन यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, गारंटी की बात जब आ जाती है ना, फिर वहाँ पर सारी बात गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि बिटकॉइन का आइडिया क्या है, कोई बीच में बिचौलिया कोई नहीं है। अब बिचौलिया जब तक नहीं होगा तो खरीदने वाले को कहाँ कॉन्फिडेंस होगा जी, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये अपने आप में थोड़ा सा कंसर्न है, और जो लेन देन का काम है वो किया जा सकता है। अब बात आ जाती है कि जो रिकॉर्ड्स है ना बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस के, क्या उनको मेंटेन किया जा सकता है। तो नाकामोटो ने एक आइडिया दिया था कि ये जो डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल होगा, एक ओपन लेजर होगी जो कि सारे ट्रांजैक्शंस को एक साथ रखेगी, चाहे वो कभी भी किए गए हो। तो आप देखोगे कि आईडी जो है एक इंडिविजुअल की जो ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर रहा है उसकी तो आईडी तो रहेगी, देखो एनोनिमस एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल ने ए ने बी से ट्रांजैक्शन किया है तो ए और बी के पास में एक दूसरे की आईडी एक्सचेंज होगी, सी को कुछ पता नहीं होगा। बट ए की जो आईडी में ये ट्रांजैक्शन है ये परमानेंट अब कहीं नहीं जाने वाला है। तो इससे क्या होगा, एक ओपन लेजर वहां पर मेंटेन हो रही है और वो भी एनक्रिप्टेड है, जहां पर कि तीसरा बंदा थर्ड पार्टी कोई बिना कोई अप्रूवल के या फिर कोई एक्सेस कर ही नहीं सकता। इस लेज़र को, ओपन लेज़र को बोला जाता है ब्लॉकचेन। और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड बहुत सारे काम भी होने लग गए हैं जिसमें इंटरनेशनली ट्रांजैक्शंस कंडक्ट होने लग गए हैं। फिर बात आ जाती है कि पब्लिकली हम देखें तो ये लेज़र बिल्कुल ओपन नेचर का है, सब एकदम ओपन है। तो इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो इन्होंने जो प्रमोट करने वाले हैं, उन्होंने ये कहा कि इससे क्या होगा कि करप्शन और इनएफिशिएंसीज कहीं ना कहीं सिस्टम में ख़त्म हो जाएगी। कि हाँ, लोग मनी को कहाँ ले दे रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन एक बार हो गया तो उसको अब डिलीट नहीं कर सकते आप। तो वो जो चीज़ है ना वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, करप्शन नहीं होगा सिस्टम में और जल्दी से काम होने लगेगी, तो एफिशिएंसी भी आना लग जाएगी। तो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फिएट करेंसी का हम यूज़ करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो वहाँ पर थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई होती है, जैसे कि सेंट्रल बैंक, जैसे कि हमारा आरबीआई। वो फिर बाद में मनी को जेन्युइन बनाता है, फिर बाद में ट्रांजैक्शंस क्रिएट किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। बट मतलब बिटकॉइन की बात करें तो कंप्यूटर्स जो है ना वो कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं और वो ऑथेंटिकेटिंग मतलब जो ट्रांजैक्शन होते रहते हैं उनके बारे में स्टोरेज अपने पास में रखते हैं। वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब बिटकॉइन को जनरेट कैसे किया जाता है वो यहाँ पर बताया हुआ है कि जिस तरीके से हम माइनिंग करते हैं, जैसे खान है कोई लोहे की है या आयरन ओर माइन है या फिर कोल माइन है, तो जिस तरीके से वहाँ पे खान की में खुदाई करते हैं फिर हमें मिलते हैं ना, इसी तरीके से कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो कि बहुत ही हाईली एफिशिएंट होते हैं, जिन पे लगातार मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है और फिर बाद में बिटकॉइंस जनरेट होते रहते हैं। और फिर उन बिटकॉइंस को आप परचेज कर सकते हो अपनी खुद की करेंसीज के बेसिस पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एक पजल सिस्टम चलता है। तो एक तो तरीका हो गया बिटकॉइन को एक्वायर करने का, इन पजल्स को सॉल्व करना, और दूसरा आप अपनी करेंसी दे करके परचेज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये बिटकॉइन का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, इस तरीके से फंक्शन होती है। अब बात आ जाती है कि बिटकॉइन को एक्वायर कैसे करें। मैंने आपको ये तरीका बता ही दिया कि कंप्यूटिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है या फिर आप परचेज कर सकते हो। पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें एक दूसरे की डिटेल एक दूसरे की लेजर में रहती है मेंटेन, जिसको हम ब्लॉकचेन लेजर भी बोलते हैं। बिटकॉइन को अगर हम देखें तो आप देख सकते हो ट्रेडिशनल करेंसीज के एक्सचेंज के बेसिस पे परचेज किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम देखें बिटकॉइन की जो प्राइसेस हैं वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है। जो अभी हमने देखा कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो कितनी $23,000 तक पहुंच गई। तो यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन है ना, ये इस पैराग्राफ में अच्छे से बताया हुआ है, जो हम डायरेक्टली देखते हैं
कि $18,000 का था दिसंबर 2017 में, जो कि केवल $3,200 को हो गया था दिसंबर 2018 में आके। फिर $10,000 का हो जाता है जुलाई 2019 में, फिर वापस $5,500 का हो जाता है 2020 के मार्च में आते। तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं इसमें वैल्यू में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है वो रिलाय नहीं कर सकते। यहाँ पे तो ये चीज़ बताई जा रही है, बट यहाँ पर जब अगर इसका अपन कनेक्शन करें तो इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है। बट हाँ ये है कि जब बिटकॉइन नया लॉन्च होता है तो उसकी फिक्स रेट होती है, शुरुआत में तो फिक्स रेट होती है, बट उसके बाद में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से फ्लक्चुएशन आने लग जाता है। मान लो बिटकॉइन की डिमांड ज़्यादा हो गई तो अपने आप प्राइस राइज होने लग जाएगी, जैसे आलू की प्राइस राइज हो जाती है। और जैसे जैसे सस्ता मतलब डिमांड कम हो गई तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम, वो प्राइस भी कम हो जाती है। साथ में अगर कोई रेगुलेटर है, जैसे आरबीआई ने रिसेंटली अपना एक रेगुलेशन दिया था कि भाई बिटकॉइन को हम अलाउ नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाता है, बिटकॉइन की डिमांड कम हो जाती है। आरबीआई जब ऐसी बात बोल रहा है डिमांड कम, तो इस वजह से प्राइस कोलैप्स कर जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर आरबीआई के इस रूलिंग को रिवर्स कर दिया, तब जाकर के बिटकॉइन की फिर से डिमांड होने लग गई। तो आप देखोगे कि कैसे भी करके ये वेरिएशन चलते रहते हैं, बहुत सारे इसमें मैटर्स आते रहते हैं। अब बात ये है कि बिटकॉइन मैक्सिमम कितने जनरेट हो सकेंगे, तो यहाँ पर राइटर जो हैं ये बताना चाह रहे हैं लगभग 21 मिलियन यूनिट जो है वो क्रिएट की जा सकती है हमेशा के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होगी। पर हाँ ये हो सकता है कि 21 मिलियन यूनिट को छोटे छोटे डिनोमिनेशन में भी डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि रुपए को पैसे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बिटकॉइन की सबसे छोटी जो करेंसी हो सकती है या जो फ्रैक्शन हो सकता है वो है सातोशी। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, सातोशी बिटकॉइन की क्या कोई एक कह सकते हैं हम कि फ्रैक्शन है? जी बिल्कुल है। हमारे यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइसेस के राइज होने की वजह क्या है कि रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यस बैंक, इन्होंने भी लेजिटिमेट कंसिडर करके और बिटकॉइन में अपने ट्रांजैक्शन को शुरू कर दिया है, कुछ डिसीजन लेना भी शुरू कर दिया है इसके पॉइंट पे। तो इस वजह से आप देखोगे कहीं ना कहीं प्राइस राइज होती हुई दिखाई दे रही है। वो बात अलग है कि आरबीआई ने एक बार मना कर दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि भाई नहीं, बिटकॉइन को अलाउ किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में पॉइंट जो आता है लास्ट में वो एक ही आता है कि ये जो करेंसी है इसकी गारंटी कौन देगा। बस वो गारंटी देने की बात आते ही फिर गड़बड़ है, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा ना कि अब आपको भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ये बिल्कुल ओपन एंडेड ही हो गया। कहाँ जनरेट हो रही है, 21 मिलियन यूनिट के लिए आपने बोल दिया, तो क्या गारंटी है कि 21 मिलियन यूनिट ही बनेगी? कौन बना रहा है इसको? कोई तो ऑपरेट कर ही रहा होगा। नहीं, बिल्कुल एम्बिग्यूअस सिस्टम हो गया। बस इसमें तो ये है कि आप एक बड़ी करेंसी में कन्वर्ट करके और फिर लेन देन जो है वो आप आराम से कुछ डिजिट्स में करके और फिर कन्वर्ट कर लोगे अपने डॉलर में या रुपए में, तो वहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। बट जब तक रेगुलेटर नहीं आएगा तब तक लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब जब तक रेगुलेटर नहीं आता, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वैसे ही यूजलेस हो गया। और अगर रेगुलेटर आ जाता है तो बिटकॉइन का जो वेरी आइडिया है कि यहाँ पर कोई भी सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, कोई यहाँ पर रेगुलेटर नहीं होगा, और रेगुलेटर की एंट्री हो जाती है अगर आरबीआई जैसे बैंक की, तो फिर बाद में डिसेंट्रलाइजेशन कैसा? कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा डाउट आ जाता है। दूसरा, जो रुपए होते हैं या जो भी करेंसी प्रिंट की जाती है फिएट करेंसी, तो उसके पीछे तो कोई ना कोई बैकिंग तो रहती है ना। फिएट कॉइन, ये जो बिटकॉइन है, ये तो पूरा फिक्टिशियस है, इसके पीछे तो कोई बैकिंग भी नहीं है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहती है। और प्राइस वॉलेटिलिटी हमने देखी ही कि 10,000 से 5500 रुपये में आने में केवल 2-4 महीने में, मतलब आप देखो एक साल भी नहीं लगा, जुलाई 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक। तो ये थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी लगातार बनती रहती है। और सेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो अभी तक भी ये इसके ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलना है। तो बात यही थी कि भैया आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो तो प्लीज़ रिस्क मत लेना, अगर आप बड़े इन्वेस्टर हो तो आप देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से मेन जो आर्टिकल्स थे वो हमने देखे और डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।